बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सा खान। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ शामिल करेंगे दीगर कुछ सीनियर रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स के हवाले से। तो इस हवाले से आपको बताएं कि प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करते हुए जो सबसे पहले बात करेंगे आपसे नाज़रीन, वो ये है कि वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में जल्द या बदेर बड़ा आइनी बहरान आने वाला है। नाज़रीन, यानी कि मौजूदा सूरत हाल माजी की सूरत हाल से कई ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और इक़्तिदार छिन जाने के बाद से तो तहरीक इंसाफ ने जो रवैया अपनाया हुआ है उससे वो मुल्क के वजूद के लिए ख़तरा बन गई है। नाज़रीन, यानी कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि मुल्क की जो सूरत हाल है वो गंभीर और इक़्तिदार छिन जाने के बाद से तहरीक इंसाफ ने जो रवैया अपनाया हुआ है वो किसी सुतेले की तरह मानद है और ये मुल्क के लिए ख़तरा बन गई है। नाज़रीन, निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का जल्दबाजी में ऐलान किया और इत्तेहादियों से मुशावरत अशद ज़रूरी है, यानी कि जैसे इत्तेफाक राय होगा तो इस हवाले से भरपूर एक्शन लिया जाएगा। तो ये एक्शन किस हवाले से होगा, क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और किस तरह से इक़्तिदार छिन जाने के बाद से तहरीक इंसाफ का रवैया बदला है और किस हवाले से जल्दबाजी का जो है वो लाइहा अमल तैयार किया गया है। तो इसी पर आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है हमाद कालू साहब ने। सीनियर तजियाकार हमाद कालू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी, मैं सोच रहा हूँ मैम, थैंक यू। तो सर, इस हवाले से जैसे कि ख्वाजा वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने जो मुल्क के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि बड़ा आइनी बहरान आने वाला है, देर आए या जल्दी आए, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखेंगे, ये जो जुडिशरी है ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की भी और हाई कोर्ट लाहौर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो जी जी। जितना रिलीफ पीटीआई को हो सकता है जजेस दे रहे हैं। हर केस में जो रिलीफ है वो पीटीआई को मिल रहा है और खुलम खुला मिल रहा है। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट इस सिलसिले में बड़ी परेशान है कि जब तक ये जस्टिस फाइज साहब जो चीफ हमारे हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए रहते हैं, तो इनके बाद यही ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था पिछले 36 घंटे में जी कि ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ये इंतजार कर रही है कि जो ही चीफ जस्टिस साहब जो है वो रिटायर होते हैं तो फिर हम जो है वो पिटीशन में जाएंगे। जो पिटीशन उन्होंने फाइल की हुई है ये रिगिंग के मामले में, जो इलेक्शन 8 फरवरी का उसकी जो धांधली का जी जी। केस है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इससे जो है ये हुकूमत को वैसे ही करा देंगे जब तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, ठीक है, उसके बाद हुकूमत को ये वैसे ही करा देंगे। तो लग ये रहा है कि हुकूमती जो ऐवान है वो थोड़े से परेशान है। ये नवाज शरीफ साहब की मीटिंग थी, उस मरी में उन्होंने बड़ी कंसर्न शो की है और नून लीग इस मामले में बहुत परेशान है। तो बड़ी जल्दबाजी में फताह साहब जो है वो आए, उन्होंने आकर ऐलान किया कि हम पीटीआई को बैन कर रहे हैं और आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान पे मुकदमा चला रहे हैं और ये तमाम जो स्टेप थे वो बड़ी बखलाहट में लिए। जी जी। वज़ीर आज़म जनाब साहब ने जो है इसको जो है रद्द कर दिया, निकल तक कोई हमारा फाइनल डिसीजन पीटीआई को बैन करने की नहीं है। ठीक है कालू साहब। जी जी। कालू साहब, ये बताइएगा कि किस आईनी बहरान की बात कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ जो है इस हवाले से, किसकी तरफ उनका इशारा है? ये मैडम ये तमाम चीजें ये जो डिस्कस कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि जुडिशियल इमरजेंसी है वो नाफिज करने के लिए जजेस को फारग कर दिया जाए और मुल्क में परवेज मुशर्रफ ने जिस तरह इमरजेंसी नाफिज की थी उससे मिलता जुलता कदम ये चाह रहे हैं कि ये हटाने का कह रहे हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ का बयान है यही कह रहा है कि इससे ज्यादा परवेज मुशर्रफ ने 2007 में ये मिलता जुलता जो कदम किया था यही ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। और एक्चुअली ये वार्निंग है मेरे ख्याल में, ये बड़ा आप एक बुलंद शाट उन्होंने लिया है जुडिशरी के लिए कि उनका जो रवैया है, उनका जो कहने के एक माइंड सेट है उससे थोड़ा सा वो पीछे हट गए। और ख्वाजा साहब का मेरे ख्याल में बयान का मकसद यही है, वरना इमरजेंसी का कोई चांस जो है वो लग नहीं रहा। ये बहुत रूमर्स आ रही थी इस्लामाबाद में और ये लग रहा था कि इमरजेंसी पिछले 34 घंटों में या 48 घंटों में नाफज हो जाए, लेकिन हुआ कुछ नहीं, लग नहीं रहा। लेकिन ये है कि जुडिशरी का कोई जुडिशरी का कोई कहने कि उनको कंट्रोल जो है वो नहीं मिल रहा, इसलिए ये परेशानी के आलम ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है, लेकिन ये मुमकिन लग नहीं रहा। एट द मोमेंट इज नॉट लुकिंग अ पॉसिबल वे आउट।
ठीक है, पॉसिबल वे आउट तो नहीं है, लेकिन हमाद कालू साहब, एक ख्वाजा साहब ने जो है वो एक बड़ी स्टेटमेंट ये भी दिया है कि इक़्तिदार से जाने के बाद से तहरीक इंसाफ ने जो रवैया अपनाया हुआ है, किस रवैये की बात कर रहे हैं वो, और वो ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल माजी की सूरत हाल से ज़्यादा गंभीर है, यानी कि मौजूदा सूरत हाल तो अभी उनकी गवर्नमेंट की है, तो माजी की सूरत हाल तो PTI की थी, तो इस हवाले से वो आपको लगता नहीं है कि इनकी दो राहें हैं इस हवाले से, इस बात पर? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, यही कह रहे हैं कि पीटीआई जो है उसका जो रवैया है वो मुल्की मफादात में नहीं है, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि पीटीआई जब से इमरान खान साहब की खिलाफत में इत्मीनान आई है मुल्क इस टर्माइल में है। एक बहुत बड़ी टर्बोलेंस है मुल्क में जो रुकने का नाम नहीं ले रही। कोई कोई माशी तरक्की नहीं है, कोई सियासी तरक्की नहीं है, मुल्क एक जमूद का शिकार है, और पाकिस्तान इज लूजिंग एंड लूजिंग विद अ बिग मार्जिन। एवरीबॉडी इज फाइटिंग पर पाकिस्तान इज लूजिंग। तो ये बात बिल्कुल किसी हद तक ठीक है, मुल्क में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई पीस नहीं है, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, और मुल्क की बिल्कुल जो है वो इकोनॉमी जो है वो इस वक्त बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी, लेकिन थोड़ा सा संभला है। अब मुल्क का जो करेंसी थोड़ी संभली है। बात किसी हद तक ठीक है कि ये एक सियासत है जो पीटीआई लड़ रही है, और ये बिल्कुल एक जंग की हालत में मुल्क को ले आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और बिल्कुल उनका रवैया ऐसे ही है मुल्क चलाने के लिए। तो वो चाह रहे हैं कि हमें दोबारा इक़्तिदार दिया जाए। इमरान खान साहब का एक ही मकसद रह गया जब से वो गए हैं 9 अप्रैल के बाद, कि वो कहते हैं कि मुझे इक़्तिदार जो है मेरा वापस किया जाए। यही शर्त है, और इसी बात की लड़ाई जो है वो जारी है, और ये लड़ यही रहा है कि किसी से बड़ी सुलझती। तो ये उनको कह रहे हैं, वो इनको कह रहे हैं, किसकी हद तक बात ख्वाजा साहब की ठीक है कि पीटीआई को जो है थोड़ा सा जमहूरी तरीका इख्तियार करना चाहिए, और मेरे ख्याल में पीटीआई को चाहिए तो गवर्नमेंट के साथ बात करें और इन तमाम मामला को पीसफुल तरीके से जो है वो हल करने की कोशिश करें, क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान आम आदमी का हो रहा है, और बर्बादी जो है वो आम आदमी की हो रही है, पाकिस्तान की हो रही है। कोई तरक्की, कोई किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट मुल्क के हिस्से में नहीं रही, और ये बात ख्वाजा साहब की किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन कालू साहब, देखा जाए तो अगर किसी हद तक अगर ठीक है तो फिर उन्होंने तो फैसला भी इस हवाले से खुद ही किया, इंसाफ पर, तहरीक इंसाफ पर, जो वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में जो है वो पाबंदी लगा दी। जी ठीक है, तो अब वो जो है ये बताइएगा कि पार्टी में भी किसी को एतमाद में नहीं लिया क्या पाबंदी लगाते हुए, और अब वो दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि जैसे इत्तेफाक राय होगा तो इसको दोबारा से इस पर एक्शन लिया जाएगा। इस हवाले से बताइएगा ये क्या बात हुई ख्वाजा साहब की? ख्वाजा साहब जो है वो तो सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पाबंदी का तरीका है ये बड़ा पेचीदा है, और सुप्रीम कोर्ट इसको कभी भी नहीं मानेगा। और इनकी बेशक ये ट्राई कर भी ले इस मामले पे, सीरियसनेस दिखा भी ले, फिर भी पीटीआई की पाबंदी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इसी को टैकल करने के लिए वो यही सोच रहे हैं कि इमरजेंसी का नफाज हो जाता है। उससे यह है कि हम पीटीआई बैन पीटीआई, और ये जो शोक सुनाता है इससे थम जाएगा। क्योंकि देखना इमरान खान साहब ने भी वो हथकर्मी अपनाई है, अब सदन से हुई है, अदारों को गालियां दी है, सब कुछ करके वो असेंबली पे पहुंची हुई है। तो ये भी जिद है, एक हाथ गलती है जो पीटीआई में पकड़ी हुई है, और गवर्नमेंट भी स्टेप से बहुत आगे चली गई। उन्होंने लड़ाई का जो बोर्ड है वो ये बनाया हुआ है, दोनों तरफ से लड़ाई जोरों शोरों पे है कि हम पाबंदी लगा देंगे, आर्टिकल 6 सब लगा देंगे। तो ये सब चीजें छोड़कर रखें कि लोग मुज़ाकरात के बैठ जाए। अगर ये लोग मुल्क का सोचे तो मेरे ख्याल में इसका जो बेहतरी है वो आ सकती है। तो कालू साहब, जी 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 जी, तो कालू साहब ये बताइएगा फिर ख्वाजा साहब को गिले शिकवे किस बात पे हैं? जब इस सारे फैसले उनके किए गए हैं तो पार्टी में भी किसी को एतमाद में नहीं लिया क्या, और जल्दबाजी में जो है वो PTI को बैन करने के हवाले से जो है वो वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया गया। अब वो कह रहे हैं कि इस हवाले से इत्तेहादियों से दोबारा मुशावरत करेंगे और फिर इसको जो है इस हवाले से भरपूर एक्शन लिया जाएगा। इस हवाले से क्या दो राहें नहीं है ख्वाजा साहब की? इस तरह से तो ये लग रहा है कि नून लीग में भी जो है वो फूट पड़ रही है और इख्तलाफ पैदा हो रहा है। देखिए जी, नून लीग वाले तो पहले ही उनको समझ नहीं है, ना कोई बयानिया उनके पास है, ना कोई किसी किस्म का कह ले तो ये बंदा स्टेटमेंट कुछ देता है, दूसरा कुछ देता है, लेकिन तीसरा सब इस बारे में नियम राष्ट्रीय खानदान करता है। तो उन्होंने ये जो डायरेक्शन दी थी, ये मियाँ साहब की जाती डायरेक्शन थी। मरी में उन्होंने जो कहा था, तारक साहब फौरन जो है वो PTV पे आए और उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उन्होंने इंडियन जो सारा टोटल फैसला था ये इंडियन नवाज शरीफ साहब का था, और फिर जब उनको पता चला ये सारी सूरत उनके सामने आई तो फिर उनको ही पीछे हटना पड़ा।
ये किसी दूसरे बंदे का फैसला नहीं था कि पीटीआई को बैन करने की बात कर। पहले जो है वो राना सदाउल्लाह साहब ने बड़ी दफा ये बात की कि पीटीआई को बैन कर देंगे, हम सोच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन खुला जो कहते हैं कि मजबूत फैसला पहले नहीं किसी ने किया था, जो तारड़ साहब की जुबान से जो है वो सुनने को मिला। तो मियां नवाज शरीफ खुद बहुत मायूस है इस सारी सिचुएशन से, और ये भी रूमर्स थी कि उन्होंने कहा कि हमें इससे कुछ नहीं मिल रहा हुकूमत से, पाकिस्तान मुस्लिम उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, इससे देखना क्या मत है, इसको छोड़े और जो इक़्तिदार है वही वापस करें हम एस्टैब्लिशमेंट को, और वो नहीं चाहते कि ये सिलसिला ऐसे चलता रहे। तो पीटीआई की एक शोरश है तो इनके खिलाफ बढ़ता है, और मुल्क इस वक्त जमूत का इस वक्त हाल है, कोई तरक्की नहीं है, और वो यही चाहते हैं कि बिजली कुछ नहीं है, महंगाई है, बिजली के पहले वो ऊपर से ऊपर आ रहे हैं। तो नून लीग का इससे जनाजा जो है वो कहीं को निकल गया उनकी सियासत का, तो वो नहीं चाहते थे मजीद जब वो उसकी पार्टी जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने ये थोड़ा सा कहने के सेवर एक्सीडेंट की है कि हम थोड़े से जो है दे वांट टू शो द मसल, बट आई डोंट थिंक दे हैव एनी मसल टू शो इट। ठीक है कालू साहब, क्या लगता है कि इतनी जल्दबाजी में जो है वो पीटीआई को बैन करने के हवाले से ऐलान कर दिया, क्या तो ये किसका फैसला हो सकता है इतनी जल्दबाजी का? लेकिन यही बात मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये इस्लामाबाद में ये रूमर एमरजेंसी का नफाज हो जाएगा। हम तो बड़े प्यार थे, इस्लामाबाद में ये चीज बिल्कुल जो थी वो ऑन थी, और यही लग रहा था, सिचुएशन यही था, माहौल यही था, लेकिन ये काम हुआ नहीं क्योंकि मुल्क की इकॉनमी इतनी स्टेबल नहीं है कि ये किसी किस्म की एमरजेंसी को वो फेस कर सके। तो उसका रिएक्शन भी बड़ा सख्त आएगा। ये भी पता है हुकूमती हल्कों को कि अगर ऐसी एमरजेंसी जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर पर वो एमरजेंसी जो नाफज हुई थी उसका रिएक्शन फिर बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ये तमाम चीजें देखकर मेरे ख्याल में वक्ती तौर पर इस चीज से थोड़ा सा पीछे हटे हैं कि एमरजेंसी की जो नफाज है ये इतना बेहतर और इतना जो है अच्छा नहीं है। जैसे ये 4 जजेस का पहले सोचा गया था, उसमें 3 तो ऑलमोस्ट जो है वो मारूफ करके एक वैसे बीमार हो गया। तो मतलब ये कि सारा जो इनको परेशानी है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है, वो जो फैसला आया है विशिष्टों का तो पीटीआई को वापस मिली है, उससे बहुत ज्यादा घबराहट जो है वो ये नून लीग के हिस्से में आई है, और उससे घबराहट उन्होंने पीटीआई को बैन करने से सोचा था, और मेरे ख्याल से उजरत का स्टेप था, उजरत का फैसला था, तो इनको वापस लेना पड़ा, और इससे इनकी पिछड़ की हुई है। तो कहलू साहब आइन को जो है वो बार बार जो है वो तोड़ा चाह रहा है, इस हवाले से क्या लगता है कि अदलिया जो है इस हवाले से खामोश है या इस हवाले से कोई नोटिस लेगी? क्या आपकी नज़र में क्या इस हवाले से बयान हो सकता है? देखिए जी, अदलिया ने बहुत साथ दिया है इनका, ऐसी कोई बात नहीं है। बंदे की जमानत होती है, बाहर आता है, फिर गिरफ्तार होता है, फिर जमानत होती है, फिर गिरफ्तार होता है। लेकिन तो कहलू अदलिया साहब ने अब तक जो है वो रिहाई तो मुमकिन नहीं हो सकी ना। जी, लेकिन ये समझ नहीं है, अदलिया वाले ये समझ रहे थे देखिए ना, हमने बहुत कोशिश की है कि हम जो है वो साथ दें नून लीग का, गवर्नमेंट का, तो वो जो बैल मुंडे चढ़ी नहीं है, तो जजेस जो थे वो घबराए नहीं अब किसी चीज से, और जो भी फैसला आता है कोशिश ये कर रहे हैं बड़ी निचली लेवल से, तो कोशिश यही कर रहे हैं कि मेरिट पे फैसला हो, और हम जो है पूरा रिलीज है पीटीआई को, अगर रिलीज पीटीआई को बहुत दे रहे हैं। जी लेकिन हाँ कहलू साहब, अगर मेरिट पर ही फैसला होना होता तो फिर फॉर्म 45 और 47 की तो जंग ही ना छिड़ती ना। तो अगर फॉर्म 45 और 47 की जंग को लेकर बैठ जाएंगे तो इस तरह से पीटीआई तो लीड कर रही है। फिर यही तो जान जाती जिससे ये डर रहे हैं कि जब तक चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, ये कह रहे थे हमें कोई खतरा नहीं है, जो ही चीफ जस्टिस साहब जाएंगे ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है ये इसकी जो बार है वो तो स्टार्ट हो जाएगी। चीफ जस्टिस साहब जो है उनसे पीछे तो बड़ी तवक्को है कि वो जब आएंगे तो मंसूर अली शाह साहब तो वो फैसला जो है वो चीफ जस्टिस जो मौजूद है उससे थोड़ा हटके करेंगे, और बाकी जजेस जो है उन्होंने बड़ी वाज़ेह बगावत की है सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ। तो यही लग रहा है, यही इनका खौफ है कि अक्टूबर के बाद पूरी ये रिट जो है ये प्रमोट होगी, इसके ऊपर डिसीजन आएगा तो गवर्नमेंट वैसे जो है वो टॉप हो जाएगी। अब ये कहेगी कि ये इलेक्शन थे, ये इसमें रिगिंग हुई है बड़ी वास्ट बेसिस पे, और जितने लिए कैंडिडेट है इसमें से आगे से ज्यादा जो है ये फॉर्म की पैदावार।
ठीक हो गया। कालू साहब, इस तरह से तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के कहने के मुताबिक जो है वो मुल्क में आईनी बहरान जल्द या बदेर जो है वो आने ही वाला है। तो साथ ही साथ जो है वो प्रोग्राम के आगे हिस्से की तरफ बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी नाज़रीन इस हवाले से आलमी मालियाती एजेंसी फिच की रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद कर दी है। निजी टीवी से गुफ्तगू के दौरान नाज़रीन उनका कहना था कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जाता है। मिस इन्फॉर्मेशन इस वक्त दुनिया भर का बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। तो हमाद कालू साहब, इस हवाले से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल जो कह रहे हैं कि आलमी मालियाती एजेंसी फिच की रिपोर्ट जो है वो मुस्तरद हो गई है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? उनके बयान के हवाले से जो एहसन इकबाल दे रहे हैं, इस पर क्या कहना होगा? हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, उनकी रिपोर्ट ये थी कि 18 महीने तक जो है ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो ले जी लेगी जी। नई इस हुकूमत की जगह पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इट्स कंप्लीट फेलियर। तो वो कहते हैं कि उमूमन ये होता है कि ऐसी रिपोर्ट ये अदारे देते नहीं है, जो इंटरनेशनल इस अदारे ने दिया है, तो ऐसी रिपोर्ट वो देते नहीं है। लेकिन ये बड़ा एक उन्होंने कहा कि बहुत ये स्ट्रॉन्ग हिंट है जो दिया गया है कि ये जो गवर्नमेंट है ये 18 महीने के बाद ऑलमोस्ट जो है वो गवर्नमेंट नहीं रहेगी और नई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जिसका ऑलमोस्ट तमाम खाका दर्ज कर लिया गया है, उसको जो है वो इस्लामाबाद में बैठाया जाएगा। और यही मैं पहले भी कहा था कि उसमें यही लग रहा है कि मोहसिन नकवी साहब और या सेनेटर और जेब साहब जो हमारे वजीर खजाना है ये वजीर आजम होंगे और इनके नीचे टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट जो है यही बनती नजर आ रही है। और मेरे ख्याल में यही फियर है इस वक्त गवर्नमेंट के आगे कि ये चीज चल रही है इस वक्त कि ये जो सिलसिला चल रहा है, इसको मेरे ख्याल में 2 बंदों का नाम जो है वो नामजद हुआ है, जी जी। एक मोहसिन नकवी साहब और दूसरे ये सेनेटर हमारे औरंगजेब साहब। तो ये दोनों में से एक शख्स वजीर आजम होगा पाकिस्तान का और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चलेगी और उससे हो सकता है कि हालात जो है वो लेकिन बेहतर हो जाए। लेकिन कालू साहब, टेक्नोक्रेट अगर हुकूमत चलेगी तो इस हवाले से क्या कहेंगे नाज़रीन को? अभी तो फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि निजी टीवी से गुफ्तगू के दौरान कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंतशार फैलाया जा रहा है मुल्क में। तो सबसे पहले तो मुल्क में जो अनारकी की सूरत हाल है, जो इंतशार है, उसको कंट्रोल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या बताएंगे नाज़रीन को? मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वक्त दुनिया का एक पीसफुल इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज बन गया है। तो बताइएगा, इसको जो है वो इंतशार फैलाने से किस तरह से या इन मिसगाइड इंफॉर्मेशन को सोसाइटी से किस तरह से रिमूव किया जा सकता है आज के दौर में? देखिए जी, इसके लिए तो मरियम नवाज साहबा ने वो कानून पास किया था हक की इज्जत का, तो वो जो है वो बड़ी तरह वो फिट गया वो, लेकिन वो नाफज है इस वक्त पंजाब में। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कि लोग जो है इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये ज्यादा जो डिस इंफॉर्मेशन है ये हमारे मुल्क में फैलाई जाती है। तो ये पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये चंद ममालिक है ये सबसे आगे है ये डिस इंफॉर्मेशन फैलाने में, तो पाकिस्तान सबसे आगे है। जो भी बात होती है, अभी ये ट्रंप पे अटैक हुआ है तो पाकिस्तान वो वह मुल्क था जो कंस्पायरेसी थ्योरी पे बात कर रहा था कि ट्रंप ने खुद करवाया। मतलब कि हमारा माइंडसेट हो चुका है हमारे लोगों का, हमारे मीडिया का, हमारे जो लोग हैं ये जो काम करते हैं किसी फील्ड में, तो बेसिक इंफॉर्मेशन देने चाहिए और तुरंत और इनका रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आ जाता है। बेसिक इंफॉर्मेशन देने में ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पहले किसी किस्म की हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। तो इसका सत्यापात तो कानून ही है ना, कुछ सख्त लॉ ही है, लेकिन कानून तो पहले बड़े मौजूद है, उनको अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हो सकता है कि इसका सत्यापात हो। लेकिन अब वो खुद ही इंफॉर्मेशन खुद ही फैलाती है और फिर खुद ही उस कानून की जो है वायलेशन करती है, इसलिए कोई भी काम जो है वो सही तरीके से कारअंजाम होता नहीं है। ठीक है कालू साहब, जैसे कि उन्होंने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ा चैलेंज है, ये तो एहसन इकबाल साहब की पेश गोई है और आलमी मालियाती फिच की रिपोर्ट भी उन्होंने इस हवाले से उन्होंने जो है रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी है। ठीक है, तो ये भी उनका कहना है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जो है वो आएगा। तो सबसे पहले तो बात उनकी अपनी पार्टी की कर ली जाए कि जिस तरह से वो मिस गाइड या मिस कंडक्ट जो कर रही है, पहले उन्होंने पीटीआई को मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया और अब वो कह रहे हैं कि इस हवाले से दोबारा इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और फिर इस पर हवाले से भरपूर एक्शन लिया जाएगा। जब अपनी पार्टी में जो है वो एक इत्तफाका और एक बात नहीं है, तो वो किस तरह से कह सकते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम आएगा? लेकिन ये इनके 2 बड़े टॉप रेसिडेंट है जिनको ये अमूमन छोड़ते हैं जब एक्सट्रीम इनको चैलेंज इनके जो होते हैं माहौल इनका, एक है ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरे राना सनाउल्लाह साहब। तो ये दोनों बंदे बड़े घबराए हुए थे
अभी तक घबराए हुए हैं। जब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का तो ये दोनों बड़े घबराए हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये पहले पड़ा है मुस्लिम लीग नून में इस फैसले से, और इवन ये हिल रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पीटीआई को ये बातें है, उनकी बात नहीं चलती। मैम कहे पीटीआई को पार्टी का, फिर ये छोड़कर ये बातें आ जाती है सोशल मीडिया पे। हाँ जी, हर चीज का जो जिम्मेदार है वो सोशल मीडिया है, हर चीज का जो जिम्मेदार है वो मीडिया है। तो फिर कहलू साहब, अगर मीडिया है तो सबसे पहले फिर अगर सोशल मीडिया से अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है तो फिर साइबर विंग्स कहाँ है? हुकूमत तो इनकी खुद की है, तो वो क्या साइबर विंग्स या साइबर क्राइम्स को रोक नहीं रहे, या सोशल मीडिया हैंडलर्स को जो है वो कोई नोटिस नहीं जारी करे? जबकि सीएम पंजाब तो इस हवाले से बड़े कारकर्दगी के हवाले से दावेदार है कि बहुत सारी जगहों पर वो खुद जो है वो कंप्लेंट सेल उन्होंने अपने नाम से जो है वो ऑर्गेनाइज करवाए हैं और हर वक्त 24 घंटे उनकी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, ये जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है ना, ये बहुत इस वक्त अग्रेसिव है, और ये बहुत गालम गलोच ब्रिगेड पर बैठाया हुआ मरीम नवाज साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बहुत कह लें कि बहुत गंदा डर्टी वर्क दे आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया। और ये अपना नून लीग का जो सोशल मीडिया इस वक्त वो बहुत ज्यादा कह लें कि वो गंदगी फैला रहा है, और बहुत गंदी जो है वो ट्वीट्स और वो बहुत गंदी इंफॉर्मेशन जो है ये सोशल मीडिया जो आ रही है आजकल, तो वो देखने और पढ़ने की भी काबिल नहीं है जो। और वो नून लीग के लोग हैं और वो बड़ा बुलंदली कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एफआईए का नोटिस नहीं जा रहा। आप सही कह रही हैं। और कोई साइबर विंग जो है उनको कंट्रोल नहीं कर रहा, हालांकि बड़े करोड़ों रुपये, अरबों रुपये का बजट है जो इनको दिया हुआ है कि वो ये साइबर विंग वाले हैं इनको दिया जाए ताकि ये रोके कि जो सोशल मीडिया के ऊपर डिसइंफॉर्मेशन आती है, जो गाली गलौज आता है, ये तमाम चीजें रोकने के लिए। लेकिन सही बात है आपकी कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो पैसे दिए जा रहे हैं, माल खाया जा रहा है, लेकिन जो अमली तौर पर जो है वो ग्राउंड, नथिंग हैपन ऑन द ग्राउंड, एंड द सोशल मीडिया इज स्टिल द सेम एंड एवरीबॉडी इज मीटिंग आउट देयर। एवरी पीटीआई हैव देयर ओन सोशल मीडिया सेल, नो लीग हैव देयर ओन सेल, और ये जंग जारी है। और सिर्फ ये बातों के तक कहते हैं कि हमने इसके खिलाफ ये एक्शन लिया, ये एक्शन लिया, प्रैक्टिकली एक्शन इज एंड इन जीरो। ठीक है कालू साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ये आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि उन्होंने, एहसन इकबाल साहब ने ये भी कहा है कि सी पैक जो है बहुत अहसन तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो क्या उनकी नज़र में तमाम आवाम जो है वो खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? तो क्या महंगाई का कोई सवाल नहीं है? और इसी तरह सीएम पंजाब ने भी आज ये कह दिया कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक हुकूमत में सिर्फ एक बात ये सिखाई है कि गंदम की कीमत या आटे की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। तो इस हवाले से बताइएगा, क्या सिर्फ एक आम आदमी या आम शहरी सिर्फ गंदम या रोटी की पैदावार है, या सिर्फ 2 वक्त की रोटी उन्होंने खानी है? क्या कोई दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं है जिस हवाले से उनको इकदाम करने की ज़रूरत है? बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन आम आदमी तो रुल गया है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं बिजली के बिलों के लिए, बिल्कुल। और इतनी तकलीफ में अवाम है कि जिसका एक आम, और खासकर ये लोग जो बैठे हुए हैं और ये डिजिटल वाटर पी रहे हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए और बड़े बड़े वानों में, इनको तो कोई खबर नहीं है। जो लोग 2800 रुपये की बोतल पानी की पीते हैं मैरियट में बैठ के, तो उन लोगों से आप बात करें एक गरीब आदमी की कि वो बिजली का बिल कैसे दे रहा है, वो रोटी कैसे खा रहा है, और वो सब जरूरियात जिंदगी कैसे चला रहा है, बच्चों को कैसे पा रहा है। तो ये लोग बहुत दूर है, और ये बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटी है इससे लोग जी मेरे ख्याल में करोड़ों मील दूर है। आम आदमी के ऊपर क्या गुजर रही है इन लोगों का कोई कंसर्न नहीं है। जब ये बैठे होते हैं तो ये बातें हमारे लिए नहीं करते, ये अवाम के लिए नहीं करते, ये अपने आप को सोचते हैं, ये अपनी हुकूमत के मजे ले रहे हैं, ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। और ये लोग जो है यही कुछ हो रहा होता है, 5-5, 6-6 गाड़ियां चल लीड के डाले साफ कर रहे हैं और मिनिस्टर साहब चल रहे हैं, और जनाब शहर को रोका हुआ है, वही नखरे हैं, वही गले चलले हैं, वही प्रोटोकॉल है, वही गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से लोग ये जेलों में भी गए हैं, अजराइल में भी गए हैं, लेकिन किसी ने कोई सबक सीखा नहीं है, और मेरे ख्याल में कुछ सीखेगा भी नहीं जब तक ये कोई ठीक है, कोई अच्छा आदमी गवर्नमेंट में ना आ जाए। ठीक हो गया। जैसा कि हमाद कालू साहब हमारे साथ अज़ियाकार मौजूद थे, तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के आलमी मालियाती एजेंसी फिच की रिपोर्ट के हवाले से गुफ्तगू की। और उम्मीद नाज़रीन यही कर सकते हैं कि ब्रेक पर जाने से पहले कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए जो है इन स्टेटमेंट्स को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसी तरह जो है वो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना है कि
दोबारा से इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे और इस हवाले से फिर एक्शन लेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ रुख करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बलोचिस्तान का साहिली कस्बा गवादर और उससे मुल्हका इलाका 1958 में हुकूमत पाकिस्तान ने सल्तनत ओमान से ख़रीदा था। इस साहिली इलाके की एक बड़ी बंदरगाह बनने की कुदरती सलाहियत इससे पहले ही सामने आ चुकी थी, जब 1954 में अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने गवादर को डीप सी पोर्ट के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया था। सी पैक मंसूबे के तहत 2015 में गवादर में तरक्याती कामों का आगाज हुआ। चूँकि ये राहदारी गवादर से शुरू होती है, इसलिए इसे मरकजी हैसियत हासिल है। सी पैक मंसूबे के तहत सी पैक मंसूबों में सड़कें, रेलवे लाइन, बिजली के मंसूबों के अलावा मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शामिल थे। गवादर एक जजीरा नुमा शहर है जिसके 3 अतराफ समुद्र है और शहर की साहिली पट्टी 60 किलोमीटर पर मुहित है, जो इसकी वजह शोहरत भी है। यहाँ वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ रुख करने से पहले आपको बताएं कि ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट से मुतालिक और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की स्टेटमेंट से मुतालिक। तो नाज़रीन, आगे जो प्रोग्राम के हवाले से जो हम इशू या टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे वो ये है कि चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने टैक्सेस और गंदम की फी मन कीमत 2850 रुपये मुकर्रर करने पर इस्लामाबाद में धरने का वाज़ेह ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा, यानी कि पंजाब में किसानों का मौशी कत्लेआम हो रहा है और ये मौशी कत्लेआम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कर रही हैं। ये कहना है चेयरमैन इत्तेहाद किसान खालिद हुसैन बाट का। तो नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा है कि पंजाब हुकूमत किसानों को गंदम 2850 रुपये मन फरोख्त करने पर मजबूर कर रही, यानी किसानों पर जो है इस चीज़ का प्रेशर और बोझ डाला जा रहा है, जबकि किसान के अखराजात उससे कहीं ज़्यादा है। और डेफिनेटली इस महंगाई के दौर में जो है वो 2 वक्त की रोटी भी जो है वो वबाल जान बन चुकी है। नाज़रीन, तो हुकूमत किसानों से गंदम खरीद रही है और ना ही उन्हें बेचने दे रही है, बल्कि अब उनको फी मन जो इस हवाले से फ़रोख्त करने पर जो मजबूर ये कर रही है कि 2850 रुपये कीमत। खालिद हुसैन बाट ने कहा है कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में आइंदा बरस गंदम की काश्त यानी 50 से 60% यानी एक एवरेज परसेंटेज पर जो है वो आकर रुक जाएगी, जबकि वो भी तब नासिन होगी जब उनके पास जो है वो ज़र मुबादला यानी सरमाया आएगा। और वो सरमाया तभी आएगा जब किसानों को जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो रिलीफ फराहम होगा और उनको पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो गंदम जो है वो बेची जा रही है, उनके पास कुछ ज़र मुबादला आएगा नासिन, तो वो डेफिनेटली जो है अपने जो है वो रोज़गार को या सरमायाकारी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो नासिन, विफाक और सूबों ने IMF की फरमाइश पूरी करते हुए मुल्क की तारीख में नासिन पहली मरतबा ज़र आमदन पर टैक्सेस लगाने का फैसला किया। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि एक ज़राअत जो हमारे एक जिस पर जो हमारी इकॉनमी पूरी बेस्ड करती है, तो उस पर भी जो है वो टैक्सेस लगा दिए गए, यानी कि गरीब का यानी कि किसान का जो मौशी कत्लेआम हो रहा है। ये फैसला किसान को मज़ीद बर्बाद कर देगा आने वाले दिनों में। उनका मजीद इस हवाले से नाज़रीन ये कहना है कि हुकूमत ने ज़री टैक्सेस के खात्मे का ऐलान न किया तो मुल्क भर के किसान इस्लामाबाद में तारीखी धरना देंगे और ये धरना मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। डेफिनेटली उनकी तरफ से जो है वो मुतालबात की मंजूरी तक वो धरना हर सूरत जारी रखेंगे, क्योंकि गरीब का मौशी कत्लेआम हो रहा है। तो इसी पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार वारिस रजा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत शुक्रिया। तो सर, इस हवाले से आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किसान फिर से हुकूमत की जद में आ चुके हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, इसमें आपने अभी एक इंट्रो में जो बात कही है उनके मुतालबे की IMF के हवाले से जो ज़री टैक्स लग रहा है उस पर, या पंजाब हुकूमत की जो कीमत के हवाले से जो बात जी, तो उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे नाज़रीन और सामाईन जो सुनने वाले या देखने वाले हैं उन तक ये बात जरूर पहुंचे कि पाकिस्तान में ज़राई शोबा बुनियादी तौर से आम आदमी का शोबा है ही नहीं, यानी आम किसान का शोबा है ही नहीं। इस मुल्क के बड़े बड़े जागीरदार और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने जो है वो ये जो खादिम साहब हैं
ये इस किस्म के और बहुत सारे अफराद हैं दायरे के, किसान कमेटी के नाम से या किसान इत्तेहाद के नाम से अपने अपने वो तंजीमें बनाते हैं। बुनियादी तौर से ये जागीरदारों वडेरों की तंजीमें हैं। क्योंकि देखिए इसको और आसान मैं कर दूं कि पाकिस्तान में जो जमींदारी है वो बुनियादी तौर से बहुत बड़ा यानी हमारे लिए पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए जहां एक बहुत बड़ा मसाइल हल करने का तरीका है, तो वहां उससे ज्यादा जो है ना वो भयानक लूट मार का तरीका है। और इससे आपके जागीरदार वडेरा और आपकी अशराफिया के वो अफराद जो कि लैंडलॉर्ड या वो अफराद जो कि बरतानिया की गोया के खुशामद में या उनको खुश करने के लिए या उनकी नौकरी को पूरा करने के लिए जो में हिंद से पहले उनके बहुत फरमाबरदार थे, उनको पाकिस्तान में जमीनें दी गई हैं। तो ये खादिम हुसैन जरा ये बताएं कि ये कौन से किसान हैं, किस किस्म के किसान हैं। मैं इनकी पूरी डिटेल जानता हूँ, ये बिल्कुल किसान नहीं है। किसान जो होता है उसको तो उसकी जो है ना रोजगार जो होता है या उसकी जो मेहनताना है वो तक नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में आज तक लैंड रिफॉर्म का बिल जो कि शेख रशीद पीपल्स पार्टी के दौर में एक गए थे कौमी असम्बली में जिसमें लैंड रिफॉर्म करनी थी, वो बिल जो है ना 55 बरस 60 बरस के बाद आज तक पास नहीं हुआ है। ये है हकायक। अब आइए दूसरी तरफ जो आपके सवाल की तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। वो सवाल आपने जो सवाल किया जो उनका जो है यानी कि किसान फिर से हुकूमत की जद में क्यों है। जी तो बात ये है कि क्या आवाम को अगर सस्ता आटा या सस्ता अनाज मिले तो क्या खादिम हुसैन साहब को इससे तकलीफ है। मेरा सवाल यह है कि खादिम हुसैन साहब को क्या इससे तकलीफ है, और अगर तकलीफ है तो वो किसके मकासद पूरे कर रहे हैं इस वक्त। बात यह है कि चंद जागीरदार, चंद जो है ना वडेरे और चंद वो लैंडलॉर्ड जो कि बरतानिया से नवाजे गए, बरतानिया ने उनको जमीनें दी, उनकी गुलामी करके और पाकिस्तान के अवाम को ग़िज़ाई किल्लत से महरूम करने का जो तरीक़ेकार है, ये हम इसकी तहरीक 1970 में 1960 से चल रही है कि भाई किसान कमेटियां बनाओ, किसान को जमीन का हिस्सा दो, किसान को उसकी मेहनताना का हिस्सा दो, किसान को उसका मालिक बनाओ, मालिक को मुख्तार बनाओ जमीन का, क्योंकि वो मेहनत करता है, वही उगाता है और वही महरूम और महकूम रहता है। तो खादिम साहब किसान की अगर वो रहनुमाई या उनकी यानी लीडरी कर रहे हैं या उनके रहनुमा हैं, तो मुझे ये बता दें कि अगर ये गंदम का रेट जो कि मुकर्रर है, क्या इससे किसान मुतासिर हो रहा है या कि जागीरदार मुतासिर हो रहा है? कौन मुतासिर हो रहा है? डेफिनेटली किसान मुतासिर हो रहे हैं। जी नहीं, किसान नहीं मुतासिर हो रहा। ये भी किसान नहीं मुतासिर हो रहा। किसान के तो पास जमीन ही नहीं है, किसान के पास तो बीज ही नहीं है। लेकिन वारिस साहब, जब काश्तकारी इस हवाले से नहीं होगी, गंदम इस हवाले से जब नहीं होगी, उनके पास काम ही नहीं होगा इस हवाले से, तो डेफिनेटली वो तो मुतासिर हो रहे हैं, जागीरदार सिस्टम नहीं मुतासिर होगा। बात को कैंडली अंडरस्टैंड कीजिए कि जमीन किसकी है? वो तो एक की है, किसकी है जमीन? जी जमीन किसकी है? मैं आपसे एक जागीरदाराना निज़ाम में तो देखा जाए किसान जो है वो काम कर रहा है, जमीन तो एक जागीरदार की हो गई ना। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। जी मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जागीरदारों के टूल हैं जो कि किसान को धोखा देने के लिए, किसान की मेहनत, किसान की जद्दोजहद को जो है ना दागदार करने के लिए उनकी मेहनत को लूट खसूट करके और जागीरदार और जो वडेरों की झोली में डालते हैं। इनको वडेरे और जागीरदार चलाते हैं। ये काश्तकार कौन होते हैं? कौन होते हैं काश्तकार?
ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए वारिस साहब, तो अगर जो है वो अगर जागीरदारों की जो है वो झोलियों में भर दी जाती है, तो एक आम किसान जो है वो उसकी ज़िंदगी को तो इफ़ेक्ट पड़ रहा है ना, कहीं न कहीं से देखा देखिए, जाए तो। आम किसान की जिंदगी को जो है ना, जो लूट रहा है, जी, जी। आम किसान की जिंदगी का जो मेहनताना, जो उसकी मेहनत को जो यानी लूट खसूट कर रहा है, वो तो जागीरदार है। ये कभी खादिम साहब जागीरदारों की जमीन जो एकड़ों पर है, उसके खिलाफ तो कभी खड़े नहीं हुए। क्या जरी जमीनों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए? आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया की कास्ट से जमीन, ये आप मुझे बताइए कि अभी थोड़े दिनों कबल जब ये अपना निगरान हुकूमत थी, जी, जी। 50 अरब रुपए का बड़ा स्कैंडल आया ठीक है। यानी गंदुम जो है ना, वो यहाँ से आ गई और बाहर से फिर मंगवाई गई। ये कौन कर रहा था? ये जागीरदार थे सारे। ये जागीरदारों की गंदुम थी। ये किसान की और काश्तकार की तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? मुझे खादिम साहब ये बताएं कि क्या किसान की हालत इजार ऐसी है कि वो जमीन काश्त कर सके, जमीन में बीज डाल सके, थ्रेशर चला जी, सके? जी। है ही क्या? हकायक ये है बीबी, हकायक ये है कि ये सब जागीरदारों के, और आज की जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इंतशार पैदा करना चाहती है, उसके ये सब नुमाइंदे हैं। ये जो ना, जो इस हुकूमत को नहीं, इस जमहूरियत को डिरेल कर, जो कि जमहूरियत जागीरदारों के लिए नुकसानदेह है, जमहूरियत वडेरों के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि जब जमहूरियत होती है तो राइट्स की बात होती है, जब राइट्स की बात होती है तो उसमें सहाफी के राइट्स भी होते हैं, उसमें के राइट्स भी होते हैं। जब किसान राइट्स लेने की तरफ जाता है तो यही काश्तकार उसका एजेंट बनकर, जागीरदार का एजेंट बनकर खादिम हुसैन बन जाता है। बड़ी माजरत के साथ ठीक है, करें मुजाहरे, लेकिन ये मुजाहरे आम आदमी के लिए नहीं हो रहे, किसान के फलाह बहबूद के लिए नहीं हो रहे, आम आदमी को यानी कम कीमत में गंदम पहुंचाने के लिए नहीं हो रहे। ये जागीरदारों के मफादात को सेव करने के लिए किए जा रहे हैं। तो सर ये बताइएगा कि फिर क्या हुकूमत इस हवाले से क्या लाहे अमल करना चाह रही है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। एक तरफ जो है वो कीमत भी जो है वो ये मुकर्रर करना चाह रही है कि 2850 रुपये मुकर्रर करेंगे, और गंदम भी नहीं उनसे ख़रीद रही, तो आखिर इस हवाले से अगले मरहले में गंदम की काश्त को कैसे मुमकिन किया जाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, इसमें इस बात को आप टेक्निकली बात सुन लीजिए। पाकिस्तान में जितने भी गोदाम हैं हुकूमत के, जहां पर वो सेव करती है गंदम को, तमाम के तमाम गोदाम भरे हुए हैं। ठीक, अब वो उस भरे हुए गोदाम में उनके पास गुंजाइश नहीं है कि इजाफी गंदम रख सके। तो अगर आज के जागीरदार से या आज के काश्तकार से हुकूमत अवाम के नाम पर या जमहूरियत के नाम पर या इस मुल्क की बेहतरी के नाम पर अगर कुर्बानी मांग रही है, तो क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं है? क्या ये मुल्क इनका नहीं है? अगर ये सस्ती गंदम दे देंगे हुकूमत को, तो इसमें क्या बुराई है? इन्होंने कमाया भी तो है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा भी तो रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो किस मद में जा रहे हैं? उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। आपको पता है कि ज़राअत पर पाकिस्तान में 70 बरस से टैक्स नहीं है। आज भी टैक्स जो लगा है वो IMF की शर्त पर लगा है, जिस पर जागीरदार, हमारे मुल्क का जागीरदार जो सदर मोहतरम, जो कि बहुत बड़े जागीरदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये IMF के शराइत पर 75 बरस के बाद जो है यानी जमींदारों पर और जागीरदारों पर टैक्स लगा दिया गया है, जो कि हमारे लिए बड़ा अजाब है। ठीक है, तो क्या वारिस साहब इस हवाले से आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो इस हवाले से ज़रूरी टैक्सेस के हवाले से उन्होंने कहा है कि ख़ात्मा किया जाए, तो क्या लगता है, ये आखिरी सवाल है इस हवाले से मेरा आपसे, तो क्या वो इसको ख़त्म करेंगे इस धरने के बाद इस्लामाबाद में जो दिया जाएगा? जनाब
बिल्कुल इस धरने के बाद कोई चीज खत्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आवाम के मफाद में, जमहूरियत के मफाद में, स्टेबिलिटी के मफाद में, माशी जरूरत के मफाद में कोई चीज अगर जाती है तो बिल्कुल जानी चाहिए। लेकिन उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए अगर कोई भी धरना होता है, कोई भी प्रैक्टिस होती है, उसको हुकूमत जो है ना आईनी हाथों से निपटे, इसलिए कि ये जागीरदार, ये सरमायादार, ये वडेरे, ये सब उनके एजेंट हैं। ये कोई किसान के एजेंट नहीं है, ये कोई किसान की फलाह नहीं कर रहे। गंदम इनकी नहीं है, गंदम जो उगाता है, जिसकी जमीनें हैं, खरीदार है। जी जी। तो उसका धक्का तो जागीरदार को पहुंच रहा है, तो लिहाजा जरी टैक्स पर जरी टैक्स ये कम है। मैं समझता हूँ जरी टैक्स औसत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान को 75 वर्ष से जागीरदारों ने लूटा है और वडेरों ने लूटा है जनाब, और किसी ने नहीं लूटा। और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिलकर इस पाकिस्तान को लूट रही है। जी ठीक है, वारिस ज़मीर सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि वो सारे टैक्सेस के हवाले से बता रहे थे कि ये जागीरदाराना सिस्टम है और लुटेरों का सिस्टम है, तो ज़रूरी टैक्सेस उनके नज़दीक इससे भी ज़्यादा जो है वो मुकर्रर होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और इस हवाले से आपको बताएं कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने सीनियर रहनुमाओं और वज़ीर दिफा और ख्वाजा आसिफ और इसके अलावा एहसन इकबाल की स्टेटमेंट्स को मुलाहिज़ा की है, और उम्मीद करते हैं कि मौशी कत्ल जो है वो किसानों का बंद होगा और जल्द अज जल्द उनसे जो है वो सारे टैक्सेस जो है, अगर कैपिटलाइजेशन सिस्टम में है, अगर जागीरदाराना सिस्टम है, तो उन पर लागू ज़रूर होने चाहिए। लेकिन एक आम शहरी, एक आम किसान जो है वो जिसके लिए एक 2 वक्त की रोटी ही वबाल जान बन चुकी है, तो उस पर ये टैक्सेस का जो है वो खात्मा हो सके और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस हवाले से नोटिस ले सके। और उम्मीद करेंगे कि मुल्क में आईनी बहरान भी जो है वो ख़त्म हो सके और मुल्क जो है इसमें महंगाई का भी जो है वो खात्मा यकीनी बनाया जा सके। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो चुका है ख़त्म। हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम के साथ, नए इश्यूज़ और टॉपिक्स के साथ आपको डिस्कस करेंगे इस हवाले से। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।